वैदेशिक क्षेत्र। भारत के वैदेशिक क्षेत्र में वर्ष 2019-2020 की प्रथम छमाही में भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार के कारण स्थिरता देखी गई, जो कि चालू खाता घाटे के कम बने रहने से कच्चे तेल की कीमतों में सुधार के कारण हुआ। सेवा क्षेत्र में लचीलेपन के बावजूद वैश्विक निवेश, उत्पादन में मंदी और अत्यधिक व्यापारिक तनावों के चलते वह मांग में कमी होने आदि कारणों की वजह से निर्यात वृद्धि कमजोर बनी हुई है। भारत की जीडीपी NIIP निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति अनुपात में भी सुधार हुआ है। जून 2019 के अंत में GDP के संदर्भ में भारत की वैदेशिक देयताओं, ऋण और इक्विटी में वृद्धि हुई, जिसके लिए मुख्य कारकों के रूप में FDI में वृद्धि, पोर्टफोलियो प्रवाहों और वाणिज्य उधारियों का उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि विहंगावलोकन भारत का भुगतान संतुलन। भारत के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ है। यह सुधार वित्त वर्ष 2018-2019 की समाप्ति तक संचित विदेशी मुद्रा भंडार के 412.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने के कारण हुआ है, जो कि वर्ष 2013-14 के अंत तक 304.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2019-2020 में जीडीपी वृद्धि में गिरावट के बावजूद वैश्विक परिदृश्य सकारात्मक बना रहा, किंतु अभी भी इस सुधार में भेदभाव का अंतर्भाव बना हुआ है। आयात वृद्धि दर के कम होने के बाद जीडीपी वृद्धि दर में तीव्र गिरावट देखी गई। यहाँ तक कच्चे तेल की कीमतों में कुछ कमी के बावजूद FDI अंतर्वाह सतत रूप से उच्च स्तर पर बना रहा तथा भुगतान संतुलन में सुधार हुआ। सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का कमजोर होना निवल FDI और निवल FPI प्रवाह दोनों के समक्ष चुनौती है। चालू खाता घाटा। जीडीपी के अनुपात के संदर्भ में CAD का मतलब होता है चालू खाता घाटा, जिसे करेंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, इसे ही हम CAD बोलेंगे। तो CAD में वृद्धि होने से BOP मतलब भुगतान संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार घट जाएगा तथा ऐसी संभावनाएं बन जाएंगी जिससे विदेशी ऋण का भार बढ़ जाएगा। और CAD GDP अनुपात में वर्ष 2009-2014 में 2014-2019 तक की अवधि में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ तथा यह वर्ष 2018-2019 की तुलना में वर्ष 2019-2020 की प्रथम छमाही में कम रहा है। GDP का 1.5% CAD फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा रिजर्व अनुपात वर्ष 2013-2014 के 10.6% से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 13.9% हो गया, जिसके कारण भारतीय रुपये का मूल्यह्रास हुआ। सांकेतिक विनिमय दर लगभग स्थिर रही है। पण्य व्यापार घाटा। यह भारत के CAD का सबसे बड़ा घटक है। वर्ष 2016-17 में कच्चे माल की कीमतों में 50% से अधिक गिरावट होने के कारण भारत के पण्य व्यापार शेष में वर्ष 2009-14 की तुलना में 2014-19 में सुधार हुआ है। वर्ष 2017-2018 के बाद से निवल व्यापार शर्त NTT मतलब होता है नेट टर्म ऑफ ट्रेड NTT के कारण मूल्य में प्रतिकूल उतार चढ़ाव आरंभ हो गया, जिसने व्यापार संतुलन में सुधार में योगदान दिया है। वर्ष 2019-2020
अप्रैल-नवंबर के दौरान भारत के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों का संयुक्त रूप से व्यापार के कुल पण्य व्यापार में 50% से अधिक योगदान था। वर्ष 2014-15 में लगातार भारत का दो शीर्ष व्यापारिक देशों अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापार अधिशेष रहा है। दूसरी ओर भारत का अन्य प्रमुख व्यापारिक भागीदारों जैसे चीन, पीआरपी, सऊदी अरब, इराक, जर्मनी, कोरिया गणराज्य, इंडोनेशिया और स्विट्जरलैंड के साथ वर्ष 2014-15 में लगातार व्यापार घाटा रहा है। किसका? तो भारत का है ना। 2018-2019 में व्यापार घाटे में परिवर्तन से पूर्व वर्ष 2017-18 तक भारत का हांगकांग और सिंगापुर के साथ व्यापार अधिशेष था। पण्य निर्यात देखेंगे। अभी हमने पण्य व्यापार घाटा देखा, अब निर्यात देखेंगे, फिर हम पण्य आयात देखेंगे। तो पहले हम निर्यात देखते हैं कि जीडीपी की तुलना में पण्य निर्यात के अनुपात में वृद्धि का बीओपी की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विगत कुछ वर्षों से जीडीपी अनुपात के साथ पण्य निर्यातों के अनुपात में गिरावट आई है। हाल के दिनों में वैश्विक स्तर पर उत्पादन में गिरावट, वैश्विक व्यापार तनाव में वृद्धि के कारण और वास्तविक विनिमय दर में वृद्धि के कारण निर्यात जीडीपी अनुपात में गिरावट आई है। पेट्रोलियम तेल और स्नेहक मतलब POL, पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट जिसे हम बोलेंगे POL। तो निर्यातों की भारत के निर्यात बास्केट में प्रमुख हिस्सेदारी है। वर्ष 2009-2014 में 2014-2019 तक गैर POL निर्यात में हुई वृद्धि में अत्यधिक गिरावट आई है। वर्ष 2019-20 यानी अप्रैल-नवंबर में मूल्य के संदर्भ में पेट्रोलियम उत्पादों का अधिक निर्यात हुआ, जबकि सर्वाधिक वृद्धि औषधीय निर्माण जैव पदार्थों के निर्यात में दर्ज हुआ। पण्य आयात जीडीपी अनुपात में पण्य आयात वृद्धि का पीओबी स्थिति पर निव्वल ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। कई वर्षों में भारत की जीडीपी पण्य आयात अनुपात में गिरावट दर्ज हुई है तथा यह जीडीपी वृद्धि में गिरावट का प्रभाव हो सकता है। वर्ष 2019-2020 अप्रैल-नवंबर के आयात बास्केट में सोना और पेट्रोलियम उत्पादों के बाद कच्चे पेट्रोलियम का सबसे बड़ा अंश था। वर्ष 2011-2012 मतलब 11-12 में 2019-20 के मध्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की आयात में हिस्सेदारी नगण्य से सर्वाधिक तेजी से बढ़कर 3.6% हो गई। स्वर्ण की कीमतों में वृद्धि होने के बावजूद वर्ष 2018-19 और 2019-20 की प्रथम छमाही के मध्य स्वर्ण के आयात की हिस्सेदारी स्थिर रही है। ऐसा संभवतः आयात शुल्क में वृद्धि के कारण हुआ है। वर्ष 2009-14 से 2014-19 तक सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में गैर POL गैर स्वर्ण आयात में गिरावट आई है, क्योंकि खपत वृद्धि दर और निवेश दर में गिरावट मौजूद थी। निवेश दर में होने वाली सतत गिरावट से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में कमी आई है, उपभोग में ह्रास हुआ है और इसने निवेश आउटलुक को निरुत्साहित किया है, जिसके कारण आयात में गिरावट आई है। जानते हैं निवल सेवाएं। निवल सेवाएं सेवा निर्यात और सेवा आयात को देखेंगे। तो इसमें पहले जानते हैं निवल सेवाएं। तो भारत में निवल सेवाओं का अधिशेष जीडीपी के संदर्भ में निरंतर घट रहा है। क्या? निवल सेवाएं। उल्लेखनीय है कि यह अधिशेष वर्ष 2016-17 में व्यापार घाटे के लगभग 2/3 तक उच्चतम स्तर पहुंच गया था।
2016-17 में। अब नेक्स्ट है सेवा निर्यात। तो जीडीपी सेवा निर्यात अनुपात में वृद्धि का बीओपी की स्थिति पर निव्वल सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो उसमें भारतीय सेवाओं का निर्यात सतत रूप से जीडीपी के 7.4 से 7.7% के मध्य रहा है। और नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर सेवाओं का योगदान लगभग 40-45% है। इसके बाद सेवा निर्यात में व्यापार सेवाओं की हिस्सेदारी 18-20%, पर्यटन की हिस्सेदारी 11-14% और परिवहन की हिस्सेदारी 9-11% है। नेक्स्ट है सेवा आयात। तो जीडीपी सेवा आयात अनुपात में वृद्धि का बीओपी की स्थिति पर निव्वल नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विगत कुछ वर्षों से जीडीपी के संबंध में सेवा आयात में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। पुनः एफडीआई में वृद्धि एवं मेक इन इंडिया कार्यक्रम में उपरोक्त प्रगति से जीडीपी सेवा आयात अनुपात में वृद्धि होना अवश्यंभावी है। व्यावसायिक सेवा जो सेवा आयात का लगभग 1/3 है, तथा पर्यटन सेवा जो देश में घरेलू पर्यटकों के लिए वैश्विक गंतव्यों के प्रति बढ़ते आकर्षण को दर्शाता है, के घटक में लगातार वृद्धि हो रही है। नीतिगत परिवेश। नेक्स्ट जानते हैं नीतिगत परिवेश। तो इसमें भारत और विश्व व्यापार संगठन के बारे में बताया गया, जिसे हम WTO बोलते हैं। तो भारत ने मई 2019 में नई दिल्ली में WTO के सदस्यों के व्यापार मंत्रियों एक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। इस बैठक का समापन एक परिणाम दस्तावेज के साथ हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को निर्धारित किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करने की परिकल्पना की गई है। भारत द्वारा निम्नलिखित के संदर्भ में प्रस्तुतियाँ दी गई है। वैश्विक व्यापार प्रणाली में विकासशील देशों के बेहतर एकीकरण के लिए आवश्यक विशेष और विभेदक उपचार प्रावधानों पर बल दिए जाने के साथ विश्व व्यापार संगठन में सुधार करते समय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो पारदर्शिता और अधिसूचना की आवश्यकताएं रेखांकित करती है कि अल्प विकसित देशों सहित विकासशील देशों जो पहले से ही संसाधन क्षमता से बाधित है, उन्हें पारदर्शिता में सुधार के नाम पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO में भारत द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों में निम्नलिखित शामिल है। तो खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक भंडार धारण में स्थायी समाधान की आवश्यकता है। मत्स्य सब्सिडी वार्ता की उन्होंने, और वार्ता में निर्धन, लघु एवं दस्तकार किसानों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता देना। तो भारत द्वारा संपन्न मुक्त व्यापार समझौते कौन से हैं, तो ये मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें पहला है भारत श्रीलंका FTA बोलते हैं, जिसे बोलेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA। तो SAFTA जिसे साफ्टा कहा जाता है, तो साफ्टा पर समझौता किया है। भारत नेपाल व्यापार समझौता, भारत आसियान जिसे हम CECA बोलते हैं, ये कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट है इसका फुल फॉर्म, और वस्तुओं सेवाओं तथा निवेश के क्षेत्र में व्यापार समझौता है। ये फिर से बता देती हूँ आपको कि यह वस्तु सेवाओं तथा निवेश के क्षेत्र में व्यापार समझौता है। भारत और जापान CEPA कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट
अधिमान्य व्यापार समझौते जिसे हम PTA बोलेंगे, एशिया 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 प्रशांत व्यापार समझौता APTA, व्यापार अधिमान्य की वैश्विक प्रणाली GSTP, भारत अफगानिस्तान सार्क अधिमान्य व्यापार समझौता SAPTA, भारत मार्कोसुर MERCOSUR। वर्तमान में जारी व्यापार वार्ताएं बताते हैं आपको कि जो अभी इसी समय वर्तमान में जो जारी की गई है व्यापार वार्ताएं या जो हुई है अभी, उन वार्ताओं के बारे में बता रहे हैं। तो ये भारत यूरोपीय संघ BTIA हुआ है, भारत श्रीलंका आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग समझौता जिसे हम ETCA बोलेंगे, भारत थाईलैंड CECA, और नेक्स्ट है भारत न्यूजीलैंड FTA CECA। तो भारत खाड़ी सहयोग परिषद GCC फ्रेमवर्क समझौता है, या भारत ईरान PTA है, भारत और ईरान के बीच में ये समझौता है, जैसे हम PTA है। नेक्स्ट है व्यापार सुगमता ट्रेड फैसिलिटेशन, भारत ने अप्रैल 2016 में WTO। नेक्स्ट है व्यापार सुगमता। तो विदेशी क्षेत्र के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी जाएगी, अध्ययन किया जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसे, या फिर ब्रेक ले लेके इसे सुन सकते हैं जिससे आपको अच्छी समझ में आते रहे। तो जैसे कि व्यापार सुगमता है, तो भारत ने अप्रैल 2016 में WTO के व्यापार सुगमता समझौता की अभिपुष्टि की थी और तदनुसार इसका कार्यान्वयन करने के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुगमता समिति का गठन किया, जिसे हम NCTF बोलते हैं। तो व्यापार संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय व्यापार सुगमता कार्य योजना तैयार किया गया। तो व्यापार सुगमता के क्षेत्र में सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत ने विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शामिल सीमा पार व्यापार संकेतक के तहत अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। तो वर्ष 2016 के 143वें स्थान से वर्ष 2019 के 168वां स्थान है हुआ इसका। पहले तो बहुत ही कम था, अब तो अच्छा हो गया। 2019 में 68वां स्थान, 2016 में 143वां स्थान था। तो डिजिटल और धारणीय व्यापार सुधार सेवा 2019 पर हाल ही में जारी किए गए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सर्वेक्षण में भारत ने न केवल अपने समग्र व्यापार सुविधा के स्कोर को 69% से बढ़ाकर 80% तक कर दिया है, अपितु एशिया प्रशांत एवं दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र में अन्य देशों से भी बेहतर प्रदर्शन किया है। तो व्यापार सुगमता के लिए प्रमुख नीतिगत पहले हैं। तो इसमें है पहला, विश्वसनीय निर्यातकों द्वारा RFID टैग के माध्यम से ई सीलिंग, जिसे हम सेलिंग कहते हैं। तो सहायता दस्तावेजों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए ई-संचित पोर्टल का प्रारंभ, इंडियन कस्टम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डैशबोर्ड के माध्यम से आयातित कार्गो क्लियरेंस समय की निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए अतिथि मोबाइल ऐप का शुभारंभ, कार्गो निकास के समय संबंधित लक्ष्यों को पूरा करने हेतु भारतीय समुद्र पतन, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आदि स्थानों पर राष्ट्रीय स्तर पर टाइम रिलीज स्टडी करना, जिसे हम TRS बोलते हैं। और व्यापार से संबंधित लॉजिस्टिक जानते हैं। तो इसमें
विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स निष्पादन सूचकांक के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर वर्ष 2014 के इस रैंक की तुलना में वर्ष 2018 में 44वें रैंक पर आ गया है। तो अनुमानों के अनुसार भारतीय लॉजिस्टिक्स सेक्टर की मध्यवर्ती में 8-10% की वृद्धि होना अपेक्षित है, जिसके कारण 2020 तक 2015 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पहुंचना अपेक्षित है। तो जनवरी 2014 से जनवरी 2018 के दौरान वेयर हाउसिंग क्षेत्र में निवेश रियल एस्टेट में कुल निजी इक्विटी निवेश का लगभग 26% था। तो कृषि, लॉजिस्टिक और सौर ऊर्जा संचालित माइक्रो कोल्ड स्टोर्स, ईंधन कुशल और पर्यावरण अनुकूल वाहन आदि जैसे लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लगभग 350 स्टार्टअप्स पहले से ही पंजीकृत हैं। तो व्यापार लॉजिस्टिक्स में सुधार हेतु सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं और भारत माला, सागर माला और समर्पित माल गलियारा जैसी परियोजनाओं के माध्यम से आधारभूत संरचना का निर्माण किया जा रहा है। दिसंबर 2019 में प्रस्तावित 102 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पाइपलाइन के एक भाग के रूप में अगले 5 वर्षों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, अंतर्देशीय जल मार्ग आदि जैसे विभिन्न अवसंरचनात्मक परियोजनाएं तैयार की जाएंगी। सरकार एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति और एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक कार्य योजना पर कार्य कर रही है। टोल प्लाजाओं का विलंब में कमी लाने के लिए फास्ट टैग्स को अनिवार्य बनाया गया है। इस क्षेत्र में कौशल उन्नयन के लिए योग्यता पैक का सृजन किया गया है। उद्योग की भागीदारी के माध्यम से अप्रेंटिस कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। लॉजिस्टिक सुविधा को वैश्विक मानकों के अनुसार बनाकर इसकी लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के वर्तमान अनुमानित स्तर 13-14% से घटाकर 10% करने से भारत के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सहायता मिलेगी। एंटी डंपिंग और सुरक्षा उपाय। तो भारत सरकार देश में घरेलू उद्योगों की ओर से प्राप्त शिकायतों के आधार पर प्रथम दृष्टया डंपिंग किए गए वस्तुओं के संबंध में एंटी डंपिंग अन्वेषण करती है। तो चीन, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, यूरोपीय संघ, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, ब्राज़ील आदि से आयातित वस्तुओं के संबंध ऐसे अन्वेषण किए जाते हैं। तो व्यापार उपचार महानिदेशालय को हम बोलते हैं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, मतलब DGTR, एंटी डंपिंग शुल्क, सेफगार्ड ड्यूटी और प्रतिकारी शुल्क जैसे विभिन्न व्यापार उपायों हेतु ऑनलाइन ट्रेड याचिका प्रस्तुत करने के लिए ARTIS भारतीय उद्योग और अन्य हितधारकों के लिए व्यापार में उपयोग के लिए आवेदन नामक ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो GDTR, जिसका फुल फॉर्म मैंने पहले बता दिया आपको, तो DGTR समय समय पर GCC और जिम्बाब्वे के प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यापार तंत्र पर संगोष्ठी और पारस्परिक अनुक्रिया सत्र का आयोजन करता है तथा इसने एक सहायता डेस्क और सुविधा केंद्र की स्थापना की है। निवल विप्रेशन में वृद्धि से BOP
मतलब भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होता है। इससे निवल विप्रेषण में वृद्धि से विदेशों में कार्यरत भारतीयों से प्राप्त निवल विप्रेषण में वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2019 में जारी माइग्रेशन रिपोर्ट में भारत 17.5 बिलियन प्रवासी जनसंख्या के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का प्रमुख देश रहा है। फिर से मैं इस लाइन को बता देती हूँ आपको अच्छे से कि विदेश में कार्यरत भारतीयों से प्राप्त निवल विप्रेषण में वृद्धि हुई है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2019 में माइग्रेशन रिपोर्ट में भारत 17.5 बिलियन प्रवासी जनसंख्या के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की उत्पत्ति का प्रमुख देश रहा है। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक की अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2018 में शीर्ष विप्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना रहा और इसके बाद चीन का स्थान है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तो निवल एफडीआई में वृद्धि से बीओपी की स्थिति में सुधार होता है। निवल एफडीआई प्रवाह में वर्ष 2019-20 में निरंतर वृद्धि जारी रहने से पहली छमाही में ही पिछले वर्ष के स्तर से 50% से अधिक धनराशि आकर्षित हुई है, जिसके लिए एफडीआई दिशा निर्देशों के निरंतर उदारीकरण को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो अब नेक्स्ट जानते हैं कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेश तो निवल एफडीआई प्रवाह में वृद्धि से बीओपी की स्थिति में सुधार होता है। किसके तो एफपीआई प्रवाह में वृद्धि से भुगतान संतुलन में सुधार होता है। तो चालू खाता घाटे जानते हैं। तो चालू खाता घाटे सीएडी की प्रतिपूर्ति हेतु एफपीआई में प्राप्त राशि का उपयोग किया जाता है। हालांकि एफडीआई के संबंध में एफपीआई के माध्यम से सीएडी की प्रतिपूर्ति में कमी आई है। वर्ष 2009-2014 के 45.6% की तुलना में वर्ष 2014-19 में 17.1%। वर्ष 2018-19 में निवल पोर्टफोलियो बहिर्प्रवाह के पश्चात वर्ष 2019-20 की प्रथम छमाही में पोर्टफोलियो बहिर्प्रवाह में कमी आई है। इसके लिए अमेरिका की मौद्रिक नीति, वैश्विक बाजारों में तरलता में वृद्धि, बजट घोषणाओं और सुधार उपायों के पश्चात भारत की वृद्धि दर की प्रबल संभावनाओं को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो फिर आरबीआई द्वारा प्रकाशित वर्ष 2018-19 में भारत के बीओपी के मूल्यांकन संबंधित एक रिपोर्ट में यह कहा गया था कि ऋण खंड में सर्वाधिक एफपीआई का बहिर्प्रवाह सरकारी क्षेत्र अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों से हुआ। वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही तक गैर सरकारी इक्विटी और निवेश फंड के क्षेत्र में एफपीआई अधिक रहा है। ऋण घटक के कम होने से ऋण सर्विसिंग के बोझ में कमी आई है और इससे बीओपी स्थिति में सुधार आता है। हालांकि देश में ऋण बाजार को गहन बनाने हेतु डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश में वृद्धि महत्वपूर्ण है। बाह्य वाणिज्य उधार तो निवल ईसीबीएस में वृद्धि से बीओपी की स्थिति में सुधार होता है। वर्ष 2009-14 में स्वास्थ्य सकारात्मक स्तर में 2014-19 के दौरान ईसीबीएस ऋणात्मक हो गया।
निम्न वैश्विक ब्याज दरों और विदेशों में बेहतर तरलता के कारण वर्ष 2018-19 में निव्वल ईसीबीएस प्रवाह में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त हाल ही में सरकार द्वारा ईसीबीएस के उदारीकरण की दिशा में विभिन्न उपायों को प्रारंभ किया गया। जानते हैं विदेशी ऋण। जीडीपी विदेशी ऋण अनुपात में वृद्धि ऋण की अदायगी तथा विदेशी मुद्रा भंडार पर आहरण को बढ़ाती है, जिससे बीओपी की स्थिति बिगड़ जाती है। वैदेशिक ऋण जीडीपी के 20% के स्तर के साथ निम्न स्थिति में है। बाह्य वाणिज्यिक उधारियों जैसे कि निवासियों द्वारा की गई जमाओ तथा लघु अवधि व्यापार ऋण में वृद्धि के कारण भारत की जीडीपी विदेशी ऋण अनुपात में मार्च 2019 के स्तर में वर्ष 2020 की प्रथम छमाही के अंत तक 0.3% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार की उधारियों पर ब्याज दर के अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण यह बीओपी की स्थिति को और अधिक कमजोर बना देता है। वर्ष 2012-13 से कुल वैदेशिक ऋण में अल्पावधि ऋण मतलब 1 वर्ष तक की मूल परिपक्वता के साथ के हिस्से में गिरावट आई है। विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय ऋण सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत का विदेशिक ऋण सभी विकासशील देशों के जीडीपी अनुपात 25.6% की तुलना में निम्न बना हुआ है। तो वैदेशिक देयताएं देखते हैं, इसमें ऋण प्लस इक्विटी है इसमें। तो जीडीपी की तुलना में वैदेशिक देयताओं ऋण प्लस इक्विटी में वृद्धि के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आती है और इससे बीओपी की स्थिति कमजोर होती है। जीडीपी के अनुपात में भारत की वैदेशिक देयताओं में वर्ष 2009-2014 की तुलना में वर्ष 2014-19 के दौरान प्रमुख गिरावट देखी गई है। निव्वल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति यह किसी विनिर्दिष्ट समय पर एक राष्ट्र के पास विदेशी परिसंपत्ति के भंडार तथा उस राष्ट्र की परिसंपत्तियों में विदेशियों के स्टॉक के मध्य अंतराल को मापता है। NIIP जीडीपी अनुपात में परिवर्तन किसी देश द्वारा वहन की जाने वाली वैदेशिक देयताओं और विदेशी राष्ट्र द्वारा किए गए निवेश को प्रभावित करता है। इस प्रकार यह ऋण में निव्वल बदलाव को मापता है और जीडीपी के संबंध में इक्विटी सर्विसिंग भार का भी मापन करता है। निव्वल एफडीआई प्रवाह में वृद्धि से वर्ष 2009-2014 में 2014-2019 तक निव्वल NIIP कमजोर हुआ है। हालांकि जीडीपी के संबंध में भार कम हुआ है तथा ऋण और इक्विटी सर्विसिंग दायित्व भी कम हुए हैं। तो संभावित परिदृश्य, अब हम संभावित परिदृश्य समझते हैं। तो विगत कुछ वर्षों में भारतीय प्रशुल्क व्यवस्था को इसके व्यापारिक भागीदारों के कारण दबाव का सामना करना पड़ रहा है। ये भागीदार देश के मूल सीमा मूल्य में कटौती का प्रयास करते हैं। भारत ने अपनी प्रशुल्क व्यवस्था का यह कहते हुए बचाव किया है कि देश के संवेदनशील कारोबार को संरक्षित करने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान समय की विपरीत प्रशुल्क व्यवस्था को ठीक करने हेतु मध्यवर्ती आदाओं और कच्चे मालों के संबंध में प्रशुल्क दरों में कुछ कमी करनी पड़ सकती है। एक समन्वित प्रशुल्क व्यवस्था से विनिर्माण गतिविधियों मुख्यतः निर्यात हेतु के लिए आयातित मध्यवर्ती आदानों की
लागत कम होगी, जिसके परिणामस्वरूप देश के निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा। इसके लिए भारत हेतु तैयार माल के निर्यात और कच्चे माल व मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात के मध्य संबंधों का विश्लेषण किया जा रहा है। यह दर्शाता है कि भारत के मध्यवर्ती आदानों के आयात में वृद्धि के कारण हर बार एक से अधिक की लोच के साथ संबद्ध उपभोग के सामानों के निर्यात में वृद्धि हुई है। तदनुसार मध्यवर्ती आदानों के मूल्य सीमा शुल्क की कटौती से न केवल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उचित प्रोत्साहन सृजित कर विपरीत शुल्क ढांचे को सही करने में सहायता मिलेगी, बल्कि उन उपभोग वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि होगी जो आयातित मध्यवर्ती वस्तुओं का अधिक प्रयोग करती हैं।